नमस्कार दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पूरा परिचय देख लिया था और उसके बाद में विशेषताओं पे आए थे। विशेषताओं में हमने उसकी सामाजिक विशेषताएं, नगरीकरण देख लिया था, राजनीतिक विशेषताएं देख ली थी और आज हम बात करने वाले हैं इनकी आर्थिक विशेषताओं के ऊपर, जो काफ़ी हमारे महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आर्थिक दृष्टिकोण में आर्थिक विशेषताओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहली चीज़ ताकि आर्थिक विशेषताएं, ठीक है, आर्थिक विशेषताएं। अब देखो, आर्थिक विशेषताओं में हम मुख्य रूप से 4 पक्षों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि। ये हड़प्पा के लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य आधार था और कृषि के साथ साथ में पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन सामान्यतः साथ में ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि हड़प्पा के लोग जो है वो व्यापार वाणिज्य भी करते थे, ठीक है, तो आमदनी का मुख्य स्रोत इनका व्यापार वाणिज्य था। कृषि प्रमुख था और व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से। और उसके बाद में हम देखेंगे उद्योग, हड़प्पा के उद्योग। ये 4 आयामों पर हम बात करेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो वर्तमान में, तो उसमें 5वां आयाम एक और जुड़ जाता है, सेवा क्षेत्र। उस समय सर्विस सेक्टर तो थे नहीं, तो उस समय की जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार वाणिज्य। प्राचीन भारत पूरे में जहाँ पर भी अर्थव्यवस्था आएगी ये 4 फैक्टर काम करेंगे। कृषि की बात करें तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी खेत में सबसे पहले जुताई होती है। जुताई मतलब खेत जोतना। जब जुताई होती है तो जुताई के बाद में बुआई, ठीक है, कि भाई कौन सी फसल बोई गई। उसके बाद में होती है सिंचाई, सिंचाई कैसे हुई, और सिंचाई के बाद में अंत में आपके एक प्रकार से संग्रहण हो जाता है कि सिंचाई के बाद में फसलें पैदा हो जाती है, पैदा होने के बाद में फसलों का उपयोग हो जाता है। तो ये कृषि के सिस्टम रहते हैं। व्यापार वाणिज्य में क्या रहता है? व्यापार वाणिज्य में रहता है कि भाई किस देश के साथ व्यापार होता था, व्यापार के प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ में व्यापार का परिवहन के साधन क्या थे, ये हो सकता है। आयात निर्यात की वस्तुएं हो सकती है कि कौन सी वस्तुएं आयात होती थी, कौन सी वस्तुएं जो है वो निर्यात होती थी। इसके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि किन किन देशों के साथ में व्यापार होता था, ठीक है, देशों के साथ में व्यापार होता था, व्यापार के माध्यम क्या थे, कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था, ये पूरा हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि मुख्य मुख्य उद्योग है वो कौन कौन से थे। ये पूरा अर्थव्यवस्था है और काफ़ी बड़ा पॉइंट भी है। तो आज अपन इस पूरी क्लास के अंदर इस हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्थाओं को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। कृषि में हम बात करेंगे 4 आयामों के ऊपर। जुताई कैसे होती थी, बुवाई कैसे होती थी, सिंचाई कैसे होती थी और संग्रहण कैसे किया जाता था। सबसे पहली चीज़, अगर अपन जुताई की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जब खेत जोतते थे तो उसके लिए हलों का प्रयोग होता था। हालांकि अपने को कोई ऐसा धातु का हल मिला नहीं अभी तक, फावड़े मिले नहीं है, हल मिला नहीं है, लेकिन हमें कुछ मिट्टी के हल मिले हैं। तो निश्चित रूप से मिट्टी के नहीं बने थे, वो बने तो लकड़ी के थे, लेकिन उस लकड़ी धीरे धीरे आपके एक प्रकार से उसको बैक्टीरिया लग जाता है और लकड़ी धीरे धीरे आपकी मिट्टी में बदल गई। अब होता है ना कि कोई भी लकड़ी को फिर वो आपके वो जो उदाई अपन बोलते हैं, वो उसको काट के लकड़ी को मिट्टी बना देता है। तो उस प्रकार से हमें कई सारे मिट्टी के हल के खिलौने वगैरह मिले हैं। जैसे कालीबंगा से हल का पूरा ऐसे प्रारूप हल मिला है मिट्टी का। हमें रोपड़ से भी बनावली से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऐसे मिट्टी के हल देख के विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि लकड़ी के हल होते होंगे, ठीक है, और लकड़ी के हलों से जुताई की जाती होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हल थे वो लकड़ी के बने थे और इसके प्रमाण कहाँ कहाँ मिले, मैंने बताया कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से और इसके अलावा बनावली से, है ना, गेंदरीवाल से भी कुछ प्रमाण मिले हैं। तो जुताई हल से होती थी, हल लकड़ी के बनाए जाते थे। जुताई करने के लिए सामान्यतः बैल का उपयोग किया जाता था और बैल वो जो कुबड़ वाला हो, उसके ऊपर कुबड़ हो, तो क्या हल ऐसे टिकता आराम से है, तो कुबड़ वाले बैल का उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि मोहरों पर उसका बहुतायत में उपयोग किया गया कुबड़ वाले सांड का। फिर बात आती है बुआई की, मतलब कौन सी फसल बोते थे।
तो बुवाई ये खरीफ में भी करते थे और रबी में भी करते थे। मतलब आपके यूँ कह सकते हो कि मानसून काल में भी होती थी और सर्दियों की फसलें भी ली जाती थी। तो बुवाई के अंदर पहली चीज़ तो ये कि खरीफ और रबी दोनों टाइप की बुवाई होती थी और इस समय तक हमें कुल 9 टाइप की फसलें हमें प्राप्त हुई हैं। हमें गेहूँ प्राप्त हुआ है, जौ प्राप्त हुआ है, इसके अलावा आपके मटर प्राप्त हुआ है, कपास प्राप्त हुआ है, बाजरा प्राप्त हुआ है, ब्रॉन्सी का जूनसी प्राप्त हुआ है। हालांकि गन्ने ईख से ये परिचित नहीं थे, ठीक है। राई प्राप्त हुआ है, इसके अलावा तिल के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। तो इस टाइप से कुल 9 फसलों का ज्ञान इनको था, ऐसे अभी तक हमें प्रमाण मिले। फिर बात जब सिंचाई की आती है तो ये लोग जो है ये आपके वर्षा ऋतु से भी सिंचाई करते थे, क्योंकि वर्षा पर आधारित थे, मानसून खेती करते थे। और साथ साथ में हमें जैसे बलूचिस्तान क्षेत्र से कई बांध मिले हैं बने हुए, और धोलावीरा से हमें कई सारे जल कुंड और तालाब भी मिले हैं। सोरतगोई से हमें नहरें प्राप्त हुई हैं। इस बेस पे हम ये कहते हैं कि ये कृत्रिम सिंचाई भी करते थे, ठीक है। तो सिंचाई के लिए हमें ये है कि प्राकृतिक सिंचाई भी थी और कृत्रिम भी थी। प्राकृतिक तो वर्षा से निर्भर था और कृत्रिम के रूप में अगर अपन कहें तो विभिन्न प्रकार की नहरें, तालाब, कुंड वगैरह हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। उस सिंचाई के बाद में फिर जब फसलें काट के ले ली जाती थी तो उसके बाद में इसका संग्रहण होता था। हड़प्पा का एक सीधा सिस्टम ये माना जा रहा है कि हड़प्पा काल में जो फसलें होती थी उसका जो एक्स्ट्रा भाग होता था, अतिरिक्त भाग, भाई जो मेरे यूज़ के लिए वो तो मैं रख लेता था, जो एक्स्ट्रा भाग होता था वो माना जाता है कि शहर के अन्नागार के अंदर उसको स्टोर कर दिया जाता था। हर नगर में लगभग हमें अन्नागार मिले। मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। वो आर्किटेक्चर नहीं, सबसे बड़ा आर्किटेक्चर तो लोथल में है, गोदीपाड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर अपन करें तो हमें मोहनजोदड़ो का अन्नागार मिला, काफ़ी बड़ा है। अन्नागार में फिर अनाज का संग्रहण किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो कृषि के अंदर ये 4 बातें आती हैं और इससे हमें ये लगता है कि ग्रामीण सेक्टर से लेके, क्योंकि चूँकि नगरों की तुलना में गांव ज़्यादा थे हड़प्पा सभ्यता में, तो ऐसी स्थिति में और गांव की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर चलती होगी, तो निश्चित रूप से कृषि उस समय के लोगों का जीवन यापन का मुख्य एक प्रकार से आधार रहा होगा। आज अगर अपन भारत की बात करें ना, तो भारत में भी यही आता है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहीं रोज़गार में है तो कृषि में है। तो अगर ये सवाल आए कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक रोजगार या सबसे ज़्यादा जीवन निर्वाह किस क्षेत्र में होता था, तो कृषि में होता था। अब मैं वापस भारत की बात करूं कि भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किसका, तो सेवा क्षेत्र का। तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान व्यापार वाणिज्य का था। देखिए दोनों चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अगर मैं भारत की बात करूं, देखो भारत को हड़प्पा से जोड़ना, अभी आप भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस पर जीवन निर्वाह कर रही है आज, खेती पर। करीबन 60% पॉपुलेशन यहाँ पे है। तो हम ये कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, एग्रीकल्चर। या इसको यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि भारत में लोगों के जीवन निर्वाह का माध्यम सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे एग्रीकल्चर। दोनों ही बात है, क्योंकि रोजगार दरअसल जीविका निर्वाह ही है, पहला सवाल। दूसरा, आप भारत को ऐसे समझिए कि भारत की जो नेशनल इनकम है, जो भारत की इकोनॉमी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। उसको यहाँ पे लागू कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जो भी इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान था आपके ट्रेड एंड कॉमर्स का, व्यापार वाणिज्य का। तो अगर दोनों सवाल बड़े अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर ज़्यादा निर्भर थी, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो व्यापार वाणिज्य का था। अगर पूछे कि हड़प्पा लोगों के जीविका निर्वाह का सबसे प्रमुख साधन कौन सा था या रोजगार देने वाला साधन कौन सा होगा, तो वो था आपके कृषि। ठीक है, ये कई बार किताबों में खुद में कन्फ्यूज़न दिया हुआ, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं पशुपालन से आऊँ उससे पहले मैं आपको कृषि बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, आप उसके साथ साथ लिखते जाइए और चीज़ें समझते जाइए। मैं बड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको बताऊँगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप किताबों में भटकोगे ना, तो पूरा का पूरा मामला अलग कर देते हैं ये लोग। किताबों में पता नहीं कैसे लिखते हैं कि कोई पॉइंट किधर है, कोई पॉइंट किधर है। उसको व्यवस्थित तरीके से अगर समझ लेते हैं ना, तो फिर किताब पढ़ोगे ना आप, तो आपको किताब समझ में आ जाएगी। अन्यथा क्या होता है कि समझ में कुछ नहीं आता, बस उपन्यास की तरह हम किताब पढ़ते जाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें परीक्षा के प्रश्न का फॉर्मेट पता नहीं होता और गलतियाँ करते हैं। तो बेसिकली हमें चीज़ों को ना समझना है। हमें एक प्रकार से ऐसे उपन्यास की तरह बुक्स नहीं पढ़नी है। कई बच्चे मैसेज आते हैं मेरे पास, सर किताब कैसे पढ़ूँ,
कोई बात नहीं, आप पहले अच्छे से वीडियो देख लो, वीडियो देख के आप शॉर्ट में बढ़िया नोट्स बना दो। आजकल तो मैं साथ में नोट्स भी बना रहा हूँ। नोट्स बनाने के बाद में फिर आप क्या करो, फिर आप है वो अपने पास जो भी किताब है, अगर देखना चाहते हो तो किताब देख लो। फिर जैसे मैंने कृषि जुताई बुवाई सिंचाई संग्रहण पढ़ाया, आप उसमें से भी वो पॉइंट चेक कर लो। ठीक लगता है तो पढ़ लो, नहीं लगता है तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ दिन बाद किताब छोड़ दोगे, आप नोट्स पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये कृषि का कुछ मैटर था, तो दोनों चीज़ें अलग थी। अब मैं आपके सबसे पहले आ रहा हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर, जुताई बुआई सिंचाई और संग्रहण, चारों पॉइंट को मैं एक एक को लूँगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कृषि। ठीक है, कृषि में आपको याद क्या रखना है, मैं वो पॉइंट भी साथ साथ में कवर करते हुए चलूँगा। सबसे पहली चीज़ इसमें ध्यान ये रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीविका निर्वाह अथवा रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कृषि था। ये सेम वही बात है जो भारत में आज है। भारत में भी आज ये सेम, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना, भारत के लोगों के जीविका निर्वाह अथवा रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कृषि है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, सेम बात है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, अब इसके संबंधित विभिन्न आयाम हम समझने वाले हैं। सबसे पहला आयाम हम समझेंगे जुताई के बारे में, कि जुताई कैसे होती थी। ये देखो, ये मैं फॉर्मेट अलग करके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको साक्ष्य रटने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इसको आप कर लोगे। ठीक है, तो देखिए जुताई के लिए आप क्या लिखोगे, जुताई के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग किया जाता था। क्योंकि हमें कोई भी धातु का हल नहीं मिला है। धातु का हल समझ गए ना आप, कि कोई भी ऐसा फॉल नहीं मिला जो आपके धातु का हो। ठीक है, ऐसा कोई भी हल हमें नहीं मिला है, हलों का उपयोग किया जाता था। अब देखिए एक चीज़ और, हम लकड़ी के हल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब यह मिट्टी में कन्वर्ट हो चुके हैं और हमें जो मिले ना, तो वो मिट्टी के हल मिले। तो कई बार परीक्षा में ऐसे सवाल आता है कि मिट्टी के हल कहाँ मिले। तो मिट्टी के हल अगर कहीं सवाल आए ना, तो आप इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने लकड़ी लिखवाया है और परीक्षा में मिट्टी कहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली हमें मिला ही मिट्टी के रूप में है, लेकिन वो था लकड़ी का, और लकड़ी फिर मिट्टी बन गई, उसमें उदबिला वो क्या बोलते हैं वो लग जाता है। ठीक है, तो फिर वो एक प्रकार से धीरे धीरे लकड़ी मिट्टी बन जाती है। ऐसा अपने घरों में भी हो जाता है, 1-2-4 साल तक अपन किसी चारपाई को, लकड़ी के किसी आइटम को नहीं देखते ना, तो धीरे धीरे भुरभुरा के और मिट्टी होना वो शुरू हो जाता है। तो लकड़ी के हलों का उपयोग किया जाता है। हमें कोई धातु का हल अथवा फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ। लकड़ी के हल भी मिट्टी के रूप में मिले हैं। ठीक है, अब वापस मैसेज करके इन्हें पूछना कि सर लकड़ी के मिले कि मिट्टी के मिले। बहुत सीधा सा पॉइंट है कि लकड़ी के थे, लेकिन धीरे धीरे वो मिट्टी में बदल गए, इसलिए हमें किसके मिले, हमें मिट्टी के मिले, लेकिन वो थे लकड़ी की। ठीक है, धातु का कोई मिला नहीं। अब ये कहाँ से मिले, ये भी हमें याद रखने हैं। अब इसके प्रमाण कहाँ से मिले, जैसे कालीबंगा से क्या मिला, लकड़ी का, जो मैं देखो ऑब्लिक करके मिट्टी लिख रहा हूँ,
हल मिला है, साथ में एक जुता हुआ खेत भी मिला है। कालीबंगा से मतलब जुता हुआ खेत मिला, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे निश्चित रूप से जुताई होती थी। जुता हुआ खेत मिला है और इसमें डबल फसल उगाई गई है। जुता हुआ खेत मिला जिसमें एक साथ दो फसलें सरसों व चना उगाई गई। ये कई बार आता है कि किस स्थान पर है वो दो फसलें एक साथ बोने के प्रमाण हमें मिले हैं, कालीबंगा से मिले। दो फसलें कौन सी? सरसों व चना। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमें मिला बनावली से। बनावली हरियाणा के अंदर। बनावली से क्या मिला? बनावली से मिला है हमें एक हल का प्रारूप मिला है। ठीक है, मतलब लकड़ी का हल है और उसका पूरा का पूरा हमें एक स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उससे हल बनाया जाता होगा। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे यहाँ पे कि मिट्टी के बने हल का एक प्रारूप खिलौना तो मिट्टी के हल मिट्टी के वो है लकड़ी का, लेकिन मिट्टी में बदल गया। मिट्टी के हल का खिलौना मिला है जो बहुत ही सुरक्षित अवस्था में है। ठीक है, बनावली से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? ठीक है, देखिए खिलौना हो सकता है वो थोड़ा छोटा होगा, बाकी हल होता तो खुद बड़ा होता। आप उसको साथ साथ में लिखते जाइए, मैं बार बार दूर हो रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या है, मिट्टी के हल का खिलौना मोहनजोदड़ो में भी मिला है, बट फ़र्क क्या है? खिलौना कह सकते हो आप इसको, ऐसे प्रारूप कह सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हमें खिलौना लगता है, लेकिन वो कई बार वो सैंपल होता है। ठीक है, छोटी आकृति में होता है। जैसे अपन ये कह सकते हो एक प्रकार से किसी बड़े रूप को एक साथ नहीं ले जाया जाता तो सैंपल दिखाया जाता है। तो एक टाइप से प्रारूप है और ये बड़ा सुरक्षित अवस्था में है। और यहाँ से जो मिला है ये मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ से वही चीज़ मिली है लेकिन खंडित अवस्था में मिली है। खंडित खिलौना मिला है या प्रारूप मिला है। ठीक है, और ऐसा ही आपके प्रारूप एक गैंदरीवाल से भी मिला है। गैंदरीवाल से भी मिला है, पंजाब प्रांत के अंदर है। तो गैंदरीवाल से भी सेम ऐसे मिट्टी का एक खिलौना मिला है। तो इन 4 जगहों पे साक्ष्य मिले। इस बेस पे हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो जुताई का कार्य था वो आपके कैसे किया जाता था? वो कार्य यूँ कहिए कि हल से किया जाता था, हल लकड़ी का होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ नीचे और नोट करके भी आप डाल सकते हो कि हल चलाने हेतु कुबड़ वाले बैल का उपयोग होता था। उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस कारण मोहरों पर इसका अंकन बहुतायत में हुआ है। अंकन बहुतायत में हुआ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। ये जुताई आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी, मैं थोड़ा हट रहा हूँ, आप इसको आराम से लिख लो। ठीक है, अब देखिए जुताई हो गई। अब जुताई के बाद में अब हम देखते हैं बुआई कैसे होती थी। दूसरे नंबर पे बुआई।
तो बुआई में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस सभ्यता में या इस काल में खरीफ व रब्बी दोनों प्रकार की फसलें ली जाती थी। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब सवाल बनता है परीक्षा में तो ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाकालीन कृषि के संबंध में सही है कि नहीं है, और फिर क्या होता है वो प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाता है कि वहाँ पे केवल खरीफ की फसलें ली जाती थी, हमें ये हुआ, मतलब वो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। तो ऐसे 4 कथन आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। दोनों प्रकार की फसलें ली जाती थी, फसलें ली जाती थी। अभी तक हमें 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं। कितने? 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें आपके गेहूं व जौ प्रमुख फसलें थी। ठीक है, तो देखिए आज तक हमें कुल कितनी फसलों के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से टोटल 9 फसलों के प्रमाण मिले। ठीक है, अपन एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं के बारे में, क्योंकि गेहूं इनकी मेजर फसल थी, मेन फसल थी गेहूं। देखिए इसकी 3 वैरायटी मिली है, एक ट्रिटिकम, कंपेटकम व एक इसकी और भी वैरायटी है, उसका नाम है स्फोरोकोकम। ठीक है, 3 प्रकार की वैरायटी हमें प्राप्त होती है। और इसमें एक ये भी ध्यान रखना, ये सर्वप्रमुख फसल थी, ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख फसल। ठीक है, अगर ये सवाल सीधा आता है, कई बार बहुत सरल सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, तो आपके पास उत्तर है ट्रिटिकम, कंपेटकम व स्फोरोकोकम। ये तो वैरायटी थी, और हड़प्पा की जो मुख्य फसल थी वो थी विद्यार्थियों गेहूं। इसमें आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब हम मुख्य फसल किस बेस पे कह सकते हैं? हमारे पास मुख्य फसल कहने का सबसे बड़ा बेस जो है वो ये है कि अधिकतम नगरों से यह साक्ष्य मिला है। तो अगर अधिकतम नगरों से मिला, इसलिए हमारे ये सवाल तो नहीं बनेगा कि गेहूं के प्रमाण कहाँ से मिले। अधिकतर नगरों से मिले हैं और अधिक मात्रा में मिले, इसलिए हम कहते हैं कि यह सबसे सर्वाधिक उपयोगी या उपयोग में ली जाने वाली फसल है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है गेहूं के बारे में। फिर भी हम इतना कह सकते हैं ज़्यादातर इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से इसके साक्ष्य मिले अधिकांशतः। ठीक है, बाकी हर नगर से मिले हैं, हर नगर से मतलब अधिकांश नगरों से मिले। ठीक है, ये गेहूं की बात हो गई। गेहूं के बाद में दूसरे नंबर पर, जैसा कि मैंने बताया आपको, जौ। जौ में भी कोई विशेष कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना रखना है कि दूसरी प्रमुख फसल थी, दूसरी प्रमुख फसल, और इसकी भी 2 प्रजातियां, इसकी 2 प्रजातियों की जानकारी थी। एक जंगली प्रजाति होती थी जो बिना किसी पैदा की हो जाती थी, और दूसरी जो है वो आपके लोग खुद पैदा करते थे। 2 प्रजातियों का ज्ञान था। ये 2 मेन फसलें थी, इनको तो आपको याद रखना ही है। कुछ और भी फसलें थी, जैसे अपन मेन में मैं बात करूंगा मैं चावल। चावल के प्रमाण कैसे और कहाँ मिले? देखिए, चावल के प्रमाण एक तो लोथल से धान पीसने की चक्की मिली। ठीक है, लोथल से क्या मिला? अनाज, धान पीसने की चक्की, मिली। अब यहाँ से चक्की मिली है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे है वो चावल के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो
आप अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चावल पैदा की जाती होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में रंगपुर, वो भी गुजरात में ही है, रंगपुर से हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है, धान की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ में विद्यार्थियों लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, हुल्लास, हुल्लास उत्तर प्रदेश अपन ने पहले देखा। यहाँ से चावल की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। चावल की खेती के हमें स्पष्ट प्रमाण किस नगर से मिलते हैं, तो हम कहेंगे हुल्लास से प्राप्त होते हैं। तो लोथल, रंगपुर, हिल्लास, ये 3 क्षेत्र आपको बढ़िया से याद रखने, ये होंगे चावल के। ये कई बार प्रश्न आता है। चौथा मेन याद रखना विद्यार्थियों, बाजरा। बाजरे के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, देखो रोजदी से मिले, रोजदी है गुजरात के अंदर। इसके साथ साथ में लोथल से भी मिले, ठीक है। इसके साथ साथ में बाजरे के प्रमाण रंगपुर से भी मिले, ये भी गुजरात में। और इसके साथ साथ बाजरे के प्रमाण कुछ कालीबंगा से भी वर्तमान में प्राप्त हुए हैं। तो ये 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और 4 क्या, एक आपके सुरकोटड़ा से भी मिले हैं, गुजरात से सुरकोटड़ा से भी मिले हैं। आजकल तो हड़प्पा से भी मिल गए हैं सुरकोटड़ा। तो जब इतने सारे क्षेत्र हो तो हड़प्पा से भी मिल गए हैं, तो बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए। ये चौथी मेन फसल थी। इसके अलावा 5वीं फसल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो है आपके कपास। कपास, देखो कपास का दुनिया में पहली बार खेती किसी ने करी, तो वो करी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। इससे पहले कपास की खेती का हमें कभी कोई प्रमाण नहीं मिलता। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम, ठीक है, कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। पहली चीज़, चूँकि सिंधु घाटी नदी के किनारे होती थी, इसलिए इसको यूनानी लोगों ने सिंडन नाम दिया कपास को, ठीक है। सिंधु के किनारे होने के कारण, सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया, सिंडन नाम दिया। अब देखो ये 2 टाइप से सवाल आता है, सिंडन नाम दिया। पहला सवाल सीधा यही आता है कि सिंडन किस फसल को कहा जाता है, कपास को। दूसरा ये आता है कि कपास की खेती सर्वप्रथम दुनिया में कहाँ पे हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो ये आपको 3-4 बिंदु याद रखने, आप इसको आराम से नोट कर लो ताकि हमें वो आगे बढ़ सके, ठीक है। अब देखिए 5 फसलें हमारे पास हो गई। अब हम आगे कुछ और छोटी छोटी फसलें देखते हैं। तिल है, मटर है, हालांकि इतनी आती नहीं है, फिर भी कई बार ऐसे नॉर्मल सा सवाल बन जाता है। अब मैं अगले इस पे स्लाइड पे जा रहा हूँ, आप इसको आराम से पॉज करके लिख लो। सॉरी, अब अन्य फसलों की अगर मैं बात करूं, अन्य फसलें कौन कौन सी हैं और जो हमें ध्यान में रखनी है। अन्य फसलों में तिल है, जो कि आपके हड़प्पा से मिला। इसके साथ साथ में आपके मटर व खजूर भी हड़प्पा से मिले। कहाँ से मिले, हड़प्पा से। इसके साथ साथ में आपके एक नई फसल और आती है, ब्रांसिका जूसी, पता नहीं क्या है, कौन सी फसल है ये, फसल के भी प्रमाण मिलते हैं। और भी बहुत सारी फसलें हैं, तो ये कुछ और फसलें थी, 5 इधर लिख ली थी, 8 4 ये हो गई। तो कुल मिला के 8-9 फसलों का इनको ज्ञान था। और एक नोट करने योग्य बात ये कि इनको किस फसल का ज्ञान है वो नहीं था। तो ईख गन्ने का ज्ञान नहीं था, रागी का भी मानते कि ज्ञान नहीं था। ईख गन्ना व रागी का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था।
ठीक है, इस चीज़ का आपको बढ़िया से ध्यान रखना है कि किसको क्या था। तो विद्यार्थियों ये बात हो गई किसकी, ये हो गई फसलों की। तो फसलों सॉरी बुआई की, तो जुताई हो गई, बुआई हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी सिंचाई की, कि सिंचाई कैसे होती थी। ठीक है, तो सिंचाई कैसे होती थी अपन इसको अगली स्लाइड में ले लेते हैं। ठीक है, सिंचाई, तीसरा पॉइंट है सिंचाई। हाँ, ठीक है, अगर अपन सिंचाई की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि यहाँ पर आपके प्राकृतिक सिंचाई भी होती थी। प्राकृतिक सिंचाई, प्राकृतिक सिंचाई का क्या मतलब है? प्राकृतिक सिंचाई का सीधा सा मतलब है कि वर्षा जल अथवा नदियों के पानी, नदियों का नहीं, वर्षा जल अथवा मानसून पर निर्भर थे और इस समय इससे खरीफ की फसल लेते थे, क्योंकि खरीफ की फसलें मानसून काल में जनरली ली जाती है। ठीक है, ये चीज़ थी। दूसरा था कि कृत्रिम सिंचाई भी करते थे। कौन सी? कृत्रिम सिंचाई। तो कृत्रिम सिंचाई के कई सारे हमें प्रमाण मिले। कौन कौन से मिले? देखिए, हमें कई सारे पत्थरों के बांध मिले। बांध कहाँ से मिले? बलूचिस्तान से। ठीक है, बलूचिस्तान से। इसके साथ साथ में शौर्तगोई के अंदर नहरें प्राप्त हुई है। कहाँ से? शौर्तगोई, अफगानिस्तान। हालांकि ये सीधे तौर पे हड़प्पा सभ्यता का स्थान नहीं था, ये कॉलोनी थी, फिर भी उस समय ये नहरें उस समय उस क्षेत्र में थी, तो निश्चित रूप से उनकी कॉलोनी थी, तो उन्होंने ये कार्य करवाया होगा। ठीक है, इसके अलावा जल कुंड व तालाब, जल कुंड व तालाब ये हमें मिले हैं धोलावीरा में। कहाँ पे? धोलावीरा में। डेफिनेटली ये जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण था। जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था ये। उदाहरण। ठीक है, कुएं भी मिले हैं, जल और साथ में कुएं भी। ठीक है, तो ये जल कुंड, तालाब, कुएं, ये सारे सारे वाटर मैनेजमेंट कहाँ होता था? ये धोलावीरा के अंदर होता था। ठीक है, तो धोलावीरा हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और कुछ कुएं हमें अलाहादीनों से भी मिले हैं, धोलावीरा से भी मिले हैं, तो ये भी मैं नीचे लिख लेता हूँ। कुएं कहाँ से मिले? अलाहादीनों। ठीक है, तो ये 4 मेन प्रमाण हैं कृत्रिम सिंचाई के। एक बार सेकंड ग्रेड में नहरों का पूछा गया था, जल कुंड तालाब का तो विद्यार्थियों कई बार है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब बात ये भी आती है कि इन कुओं से जल कैसे निकालते होंगे। तो अगर कुओं से जल निकालने की प्रणाली की बात करें तो कुओं से जल निकालने के लिए ढेकली का यूज़ करते थे। ढेकली अर्थात साडफ बोलते हैं इसको, साडफ का उपयोग जल निकासी हेतु करते थे। रहट नहीं था उस समय। ठीक है, और ये क्या था? ढेकली निकासी हेतु। और ये लंबी लकड़ी लाके और एक तरफ आपके पत्थर बांधते थे, एक तरफ पानी का वो बांध देते थे, और फिर नीचे लेके पत्थर की सहायता से पानी को बाहर निकाला जाता था। ऐसा कुछ सिस्टम था इसमें, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या था। ठीक है, तो कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण हो गए और इस प्रकार से हो गया। ये तो बात होगी विद्यार्थियों सिंचाई की। अब बात आती है कि इस समय इन फसलों का संग्रहण कैसे होता था। ठीक है, तो अपन है वो यहाँ जगह पढ़िए, यहाँ संग्रहण लिख लेते हैं। संग्रहण। ठीक है, संग्रहण में क्या ध्यान रखना है? संग्रहण हेतु अन्नागार बनाए जाते थे। संग्रहण हेतु क्या बनाया जाता था? अन्नागार बनाए जाते थे। अन्नागार बनाए जाते थे। ठीक है, बनाए जाते थे जहाँ पे अन्न संग्रहित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि आपदाओं के समय या अनफोर्सीन जैसी कुछ स्थिति बन जाती है
तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते थे, अन्नागार के अन्न का उपयोग जो है वो किया करते थे। ठीक है, ऐसे हमें कई सारे अन्नागार मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो व लोथल से अन्नागार लोथल से मिले। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना कि यहाँ का जो अन्नागार है मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। एक एनसीईआरटी के लेक्चर में मैंने खुद ने गलती से स्नानागार बोल दिया था क्योंकि मैंने पढ़ा ही गलत था। ठीक है, फिर मैंने उसको काफ़ी रिसर्च करके लास्ट में मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। इमारत कह दो या भवन कह दो, भवन या इसको आप बिल्डिंग कह दो, भवन थी। ठीक है, एक चीज़ और विद्यार्थियों, अगर सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो थी आपके अन्नागार। एक और पॉइंट भी आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर देखिए, जैसे कोई स्टेडियम है वो भी आर्किटेक्चर है, बंदरगाह भी आर्किटेक्चर है, लेकिन वो बंदरगाह कोई बिल्डिंग नहीं है। तो भवन में तो क्या रहने करने का या फिर चारों तरफ से बंद क्षेत्र होता है, आर्किटेक्चर में कुछ भी हो सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर लोथल का गोदीवाड़ा है। लोथल का गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा क्या है मैं आगे समझाता हूँ। गोदीवाड़े को इंग्लिश में कहते हैं डॉक यार्ड। डॉक यार्ड का सीधा मतलब ये होता है, संक्षिप्त में ये समझ लीजिए, जहाँ जहाज खड़े रहते हैं उसे अपन डॉक यार्ड बोलते हैं। ठीक है, जहाज पोर्ट पर आता है, फिर उस पोर्ट से डॉक यार्ड में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संग्रहण हो जाता है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा, कृषि पूरी कर ली। कृषि में हमने जुताई देख लिया, बुवाई देख लिया, सिंचाई देख लिया, संग्रहण देख लिया। कृषि में बस इतने ही सवाल बनते हैं। अब हम आते हैं पशुपालन के ऊपर। हड़प्पा के लोग किस तरह से पशुपालन करते थे। पशुपालन के अंदर हमें कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कई सारे पशु मिले हैं, तो आपको किसी एक पशु का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पशु मिले हैं। और सबसे बड़ी बात जो विद्यार्थियों हैं वो ये कि हड़प्पा से जो पशु मिले उनमें से 3 पशुओं के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एक ऊँट का, एक घोड़े का और एक गाय का। ठीक है, बाकी हाथी वगैरह ये सारे के सारे उस समय थे, कोई दिक्कत नहीं है। मरण मूर्तियों पर हम और पढ़ेंगे आगे, लेकिन इन 3 पशुओं के बारे में हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि शिकारपुर गुजरात के अंदर और नेस्ती नगर पाकिस्तान के अंदर ये पशुपालन के 2 बड़े केंद्र थे। तो पशुपालन के अंदर हमें इन 3 पशुओं का ध्यान रखना है, गाय, घोड़ा और साथ में ऊँट, थोड़ा बहुत हाथी भी देख लेंगे, और एक राइनो, एक सींग वाला गेंडा जिसे कहते हैं, जो कि केवल आमरी से ही मिला और कहीं से नहीं मिला। ये 5 पशुओं को आपको थोड़ा सा ठीक ठाक याद रखना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि नेस्दी नगर और शिकारपुर पशुपालन के प्रमुख केंद्र थे। इससे ज़्यादा पशुओं के कोई सवाल नहीं बनते। मोहरों पे बनता, वो अपन कला में आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो पशुपालन में हम ये कहेंगे कि कृषि के साथ साथ हड़प्पा के लोग जीविका निर्वाह के लिए पशुपालन भी करते थे। ठीक है, और पशुपालन में कई सारे पशुओं का प्रयोग किया है, इन्होंने उपयोग किया था, लेकिन कुछ पशु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं पहले समझा देता हूं, फिर अपन इसको लिख लेंगे। सबसे पहले गाय की बात करें। देखो विद्यार्थियों, गाय की जहाँ तक बात है तो गाय से ये लोग डेफिनेटली परिचित थे। ध्यान से सुनना,
गाय से ये फेमिलियर थे, परिचित थे, क्योंकि सांड का उपयोग, बैल का उपयोग ये खेती के लिए करते आ रहे थे। तो बैल इनका जब प्रिय पशु हो गया तो डेफिनेटली गाय का उपयोग ये बड़े पैमाने पे करते थे। लेकिन तो गाय से परिचित तो थे, लेकिन गाय के प्रमाण हमें नहीं मिले, तो ये हमारी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि अगर और खनन करेंगे, उत्खनन करेंगे, तो कभी न कभी हमें गाय के कोई न कोई साक्ष्य मिलेगा, और अगर जिस दिन गाय का साक्ष्य मिलेगा उस दिन हमारी बात प्रमाणिक हो जाएगी, फिर हम गाय को पढ़ना छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे, तो गाय उत्तर कभी मत करना। क्यों? क्योंकि गाय से वो परिचित थे, लेकिन हुआ यूँ है कि हमें उसके प्रमाण नहीं मिले। आजकल कुछ मरण मूर्तियों पे इन गाय के प्रमाण हमें मिले हैं, तो इस बेस पे भी हम कहते हैं कि भाई कुरुक्षेत्र के आसपास गाय के प्रमाण मिले हैं, और साथ साथ में बैल का इतने अच्छे से उपयोग कर रहे थे कि भाई बिना गाय के बैल का कोई अस्तित्व तो नहीं, बैल आया कहाँ से, तो डेफिनेटली वो गाय का उपयोग करते होंगे डेफिनेटली। तो गाय हो गई। दूसरा है घोड़ा। घोड़े के साथ कुछ विपरीत स्थिति बनी गाय के। घोड़े के साथ ये स्थिति बनी कि घोड़े से ये लोग, हमें प्रमाण तो प्राप्त हो गए घोड़े के, राणा गुंडई से मिल गए, सुरकोटड़ा से मिल गए, लोथल से मिल गए, मोहनजोदड़ो से मिल गए, प्रमाण तो हमें काफ़ी सारे मिल गए और प्रमाणिक भी हो गए। कहीं कहीं जबड़ा मिला, कहीं पे हमें पूरा कंकाल तंत्र मिला, कहीं से घोड़े के दांत मिले, सारी चीज़ें क्लियर है अब। लेकिन अब बात यह है कि फिर घोड़े की मृण मूर्तियाँ वगैरह मोहरों पे उसका अंकन नहीं होने से हमें ऐसा लगता है कि घोड़े से ये लोग शायद परिचित नहीं थे। घोड़ा तो था लेकिन परिचित ये लोग नहीं थे। तो आज भी प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं। हालांकि अभी तो घोड़े की भी कुछ मृण मूर्तियाँ मिली है, लेकिन अभी भी वो प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, कुछ किताबों में आ गया, जैसे 11वीं की क्लास की किताब में एक दो जगह लिखा है कि घोड़े के हमें मृण मूर्तियाँ मिल गई है, गाय की मिल गई है, लेकिन ठीक है। लेकिन अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। देखो क्या है, मैं आपको एक बहुत सामान्य बात बताता हूँ। आज इस पूरी पृथ्वी पर करीबन 70 से 80 लाख प्रजातियां मानी गई है, करोड़ों में मानी गई है। हम कितनों से परिचित हैं? हम होंगे मुश्किल से 200, 400, 500, 1000 से, इससे ज़्यादा हम परिचित नहीं हैं। आज ये सभ्यता जब नष्ट हो जाएगी, आगे जब इसके खनन होंगे तो यही कहेंगे ना कि ये लोग इससे परिचित थे, इससे परिचित नहीं थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस समय वो अस्तित्व में नहीं था। तो ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जिससे हम परिचित नहीं हैं, लेकिन वो अस्तित्व में तो है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सेम सिस्टम था। घोड़ा उस समय था ज़रूर, उसके प्रमाण भी मिल गए, लेकिन ये लोग उससे परिचित नहीं थे। उनको ये नहीं पता था कि घोड़ा किस काम का है, या घोड़े का उपयोग हमें कैसे करना है, घोड़े का यूज़ नहीं लेते थे। ठीक है, तो या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने घोड़ा कभी देखा ही नहीं हो, घोड़ा जंगलों में थे और वो मर गए और फिर हमें प्रमाण मिल गए लेकिन उनके संपर्क में नहीं आए। ये भी हो सकता है कि घोड़े से परिचित थे लेकिन घोड़े का उन्होंने कभी यूज़ नहीं लिया हो। तो कुछ भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, परीक्षा के एंगल से हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये पूछे कि किस जानवर से परिचित नहीं थे तो कहोगे घोड़े से नहीं थे, और किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले तो गाय के नहीं मिले। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है ऊँट। ऊँट के कालीबंगा से भी साक्ष्य मिले, लोथल से भी मिले, कई जगहों से मिल गए। ऊँट के तो अभी कुछ मोहरों मूर्तियों पे भी एक प्रकार से उनका नामकरण हो गया है। एक है एक सींग वाला गेंडा, राइनो जिसे बोलते हैं, आजकल काजीरंगा असम में हमें प्राप्त होता है। तो एक सींग वाला गेंडा भी हमें आमरी से प्राप्त हुआ, आमरी सिंध के आसपास पाकिस्तान में। हाथी के हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो गए। गुजरात के कई स्थानों से हाथी के प्रमाण मिले। इस आधार पर कहते हैं कि हाथी का पालन गुजरात में होता होगा। तो ये 4 मेन पशुओं के हमें ध्यान रखने हैं, और नेस्दी नगर और शिकारपुर पशुपालन के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, अब ये बातें अपन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन पशुपालन के ऊपर। पशुपालन, ठीक है। पशुपालन में क्या ध्यान रखना है? इसमें ये ध्यान रखना है कि कृषि के साथ साथ हड़प्पा काल। देखो मैं हड़प्पा लिख रहा हूँ, जिसका मतलब आप ये मत समझना कि हड़प्पा नगर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी सभ्यता की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो हड़प्पा काल के लोग
जीविका निर्वाह हेतु अब देखो, खेती और जो पशुपालन हो रहा था, इसके पीछे कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं थे। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन करना था। तो खेती भी आपको पता है ना, 2-3 टाइप की होती है। जीविका निर्वाह खेती होती है, व्यावसायिक कृषि होती है। तो ये जीविका निर्वाह कृषि थी। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये था कि बस घर चल जाए और अपना पेट पालन पोषण हो जाए। बाकी इसके पीछे कोई ऐसे फिनेंशियल या यूँ कोई वित्तीय उद्देश्य नहीं थे, व्यावसायिक उद्देश्य नहीं थे इसके। ठीक है, काल के लोग जीविका निर्वाह हेतु पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है, शिकारपुरा गुजरात तथा नेस्दी पाकिस्तान पशुपालन के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, और इसके साथ आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि इस काल में विभिन्न पशुओं के प्रमाण मिले जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। तो कई सारे पशु मिले। जब कई सारे मिले हो तो आपको कुछ मुख्य है वो याद रखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हम लेते हैं गाय। ठीक है, अब गाय में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ मृद भांडों पर चित्रांकन और बैल की मौजूदगी इस बात को प्रमाणित करती है कि ये लोग गाय से परिचित थे, लेकिन हमको इनके साक्ष्य नहीं मिले। सवाल सीधा यही आता है कि हड़प्पा काल के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे या किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले। एक का उत्तर घोड़ा है, एक का उत्तर गाय है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है कि कुछ मृद भांडों पर चित्रांकन तथा बैल की मौजूदगी के आधार पर यह माना जाता है कि इस काल के लोग गाय से परिचित थे, मगर हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। गाय से परिचित थे, ठीक है, मगर गाय के साक्ष्य नहीं मिले। ये बात आपको याद कर लेनी है। विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न बातें लिख लिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ घोड़े पर। ठीक है, घोड़े की बात करते हैं। अब अगर घोड़े की मैं बात करूं तो बिल्कुल सीधा सा सिस्टम है।
कला पर, कला मतलब मृदभांड कला, मूर्ति कला, मुहर कला, है ना, मनकों की कला, कला पर चित्रांकन नहीं मिलने के कारण, तो आप कहोगे सर इस चित्रांकन तो इसका भी नहीं मिला, हालांकि इसका तो अब कुछ मिल गया है, पहले इसका भी नहीं था। अब घोड़े के भी कुछ जगह कुछ चित्रांकन मिले, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं है कि ये घोड़ा है या नहीं है, ठीक है। जब तक प्रमाणिकता नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो कला पर चित्रांकन नहीं मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि इस समय के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, मगर इसके साक्ष्य अनेक स्थानों से मिले, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें वापस वही बात सेम निकल के आई है कि इसमें घोड़े से परिचित ही नहीं थी, ठीक है। इधर क्या था, गाय से परिचित थे, इधर घोड़े से परिचित नहीं थे। इधर साक्ष्य नहीं मिले, पर इसके अनेक स्थानों से साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके अनेक स्थानों से साक्ष्य मिले। कौन कौन से मैं लिखवा रहा हूँ, पहले आप इसको देख लो, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। सवाल घोड़े का अक्सर पूछा जाता है, घोड़े या गाय का। तो घोड़े के और गाय के संबंध में क्या क्या बातें थी मैंने कंप्लीटली बता दी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको अगली स्लाइड पे ला रहा हूँ। अब घोड़े के प्रमुख साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, ये पॉइंट अपन क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बात करूं घोड़े के साक्ष्यों की, तो लोथल से हमें क्या मिला है, लोथल से एक जबड़ा मिला है। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि लोथल से 3 मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है। अब देखो, ये मिट्टी की मूर्तियां इस बात को अब गलत सिद्ध कर देगी कि घोड़े से ये लोग परिचित थे, लेकिन अभी तक प्रमाणिक नहीं हो पाया बस, ठीक है, कि ये मृण मूर्तियां वास्तव में घोड़े की ही है या नहीं है। इसलिए आज के लिए प्रश्न आना बंद हो गया, ठीक है। जबड़ा मिला और 3 मृण मूर्तियां लोथल से प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या लगता है, इसके बेस पे लगता है कि ये परिचित होंगे। हालांकि अभी भी परीक्षा में अब ये सवाल नहीं आएगा, फिर भी आ जाता है तो उत्तर घोड़ा ही होगा फिर। क्यों? क्योंकि दूसरे ऑप्शंस में गाय मिलती है आपको, और आपको फिर पता चल जाएगा उसका उत्तर घोड़ा है। बट ज़्यादा ऐसे आधुनिक बन के और ऐसे मत करना, नहीं घोड़े की तो मृण मूर्तियाँ हैं, ये हैं वो है, कुछ नहीं होगा। आरपीएससी के जब सवाल बनते हैं तो अगर उसने सवाल कर लिया तो फिर घोड़ा मेहरबानी करके उत्तर करके आ जाना, ठीक है। जबड़ा और 3 मृण मूर्तियाँ, ठीक है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से भी एक मृण मूर्ति मिली है। क्या मिली है? घोड़े की एक मृण मूर्ति। ठीक है। इसके अलावा तीसरा, राणा गुंडई, पाकिस्तान अपन लिख चुके हैं पहले ही। राणा गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए, घोड़े के दांत मिले, ठीक है। सुरकोटड़ा
से क्या मिला? घोड़े का कंकाल तंत्र, घोड़े का कंकाल तंत्र, हड्डियां मिली हो। कंकाल तंत्र में हड्डियां ही होती और होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 4 मेन साक्ष्य हैं जो हमारे को विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए ये गाय हो गई, घोड़ा हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपन, ऊंट पे। ऊंट, देखो ऊंट के साक्ष्य हमें कई स्थानों से मिले हैं। कालीबंगा से मिले हैं, रोजदी से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ठीक है, इन तीनों को बढ़िया तरीके से देख लेना, कालीबंगा स्पेशली देखना, क्योंकि नहीं, एक मिनट, सॉरी, गलत लिख लिए। कालीबंगा के साथ साथ में सुरकोटड़ा आएगा, एक तो ऊंट का, दूसरा हड़प्पा आएगा। ठीक है, सुरकोटड़ा और हड़प्पा, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले। चौथी अगर बात करें हाथी की, अगर मैं हाथी की बात करूं तो हड़प्पा में इसके प्रमाण मिले हैं। गुजरात के विभिन्न स्थानों से मिले हैं, इसलिए लगता है कि गुजरात में लोग हाथी पालते होंगे। तो संभव है कि यहाँ पे हाथी पालन होता होगा। ठीक है, बाकी भैंस वगैरह ये सारे पालतू जानवर थे यहाँ पे इस समय। और इसके अलावा अपन है वो एक और ले लेते हैं, राइनो। राइनो का मतलब होता है एक सींग वाला गेंडा। यूनिकॉर्न टाइप आएगा आगे। ठीक है, अब राइनो के प्रमाण हमें मिलते आमरी से, केवल आमरी से, और कहीं से भी प्राप्त नहीं होते। ये विद्यार्थियों बातें थी पशुपालन की, अच्छे से देख लो इसको, ताकि परीक्षा में हमारे गलत ना हो जाए। ठीक है, तो पशुपालन की बात हो गई। अब अपन पशुपालन की बात के बाद में फिर आते हैं हम व्यापार वाणिज्य के ऊपर। ये कर लिया। अब अपन करेंगे व्यापार वाणिज्य की बातें, कि इस समय ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलता था, व्यापार वाणिज्य कैसे चलता था, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसमें हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य होता था, ये आंतरिक भी होता था, बाहरी भी होता था। आंतरिक व्यापार में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बाहरी व्यापार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बाहरी व्यापार होता था, निश्चित रूप से बाहरी व्यापार होता था, आंतरिक भी था, बाहरी भी था, दोनों प्रकार हो जाएंगे। अब जब बाहरी व्यापार होता था तो किस रास्ते से होता था? जल रास्ते से भी होता था, थल रास्ते से भी होता था। अब बात ये भी है कि थल रास्ते से ज़्यादा होता था कि जल रास्ते से, तो थल रास्ते से कम होता था, जल रास्ते से ज़्यादा होता था। क्या कारण है ये भी मैं बताऊंगा। फिर ये भी बात आती है कि फिर बाहर किन देशों के साथ में होता होगा। तब आता है कि सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो के मेसोपोटामिया के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। ठीक है, तो बाह्य व्यापार होता था, जल रास्ते से होता था, मेसोपोटामिया के साथ में होता था। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य रूप से आयात किए जाते थे और कौन कौन से मुख्य रूप से निर्यात किए जाते थे। ये सारे के सारे 4 पॉइंट है वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। और उसके बाद में फिर आगे हम देखेंगे उद्योगों के बारे में, और उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे उद्योगों में। तो अभी अपन देखते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। ठीक है, अब अपन इसको समझ सकते हैं आराम से। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, देखो सबसे पहली चीज़ कि व्यापार वाणिज्य किन देशों के साथ में होता था। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है, ये आपके यूँ कह सकते हो कि इस क्षेत्र से और यहाँ तक आता था, उत्तरी अफ्रीका क्रीट सभ्यता तक पहुँचता था।
तो देखिए कहाँ कहाँ होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी आ जाएगी, मिस्र की सभ्यता के साथ तक व्यापार थे, और ये पूरा जो रास्ता आप देख पा रहे होंगे, इन पूरे रास्तों के साथ व्यापार होता था। ये स्थल मार्ग है, खैबर दर्रे से होते हुए और व्यापार होता था। और ये जो क्षेत्र है ये है आपकी जल मार्ग, तो जल मार्ग से भी होता था और स्थल मार्ग से भी होता था। मैं पहला पॉइंट आपको समझा के लिखवा रहा हूँ कि हड़प्पा काल में जो है, हड़प्पा काल में आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। देखो आंतरिक व्यापार ज़्यादा नहीं था, गांव से गांव ही होता था, तो उसकी इतनी ज़्यादा कोई अकाउंटिंग नहीं थी, अकाउंटिंग तो इनकी भी नहीं थी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा हमें कोई ना प्रमाण मिलते हैं, ना हमने कभी उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से जानने की कोशिश भी की, क्योंकि उसमें विनिमय के माध्यम वगैरह उस हिसाब से होते थे, लेन देन ही होता था। यहाँ जो बाहर भेजा जाता था इसके ऊपर मोहरें भी होती थी। यहाँ पे दूसरे शहरों में जहाँ जाता था वहाँ पे एक प्रकार से वहाँ पे उनका मोहरें मिली हड़प्पा सभ्यता की, तो इसके ऊपर स्टडी ज़्यादा हुई है। ठीक है, आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का होता था, दोनों प्रकार का होता था, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो जो बाह्य व्यापार है, और यह व्यापार स्थल व जल दोनों मार्गों से होता था। दोनों मार्ग आपके सामने हैं, दोनों मार्गों से होता था, मार्गों से होता था, दोनों मार्गों से होता था, परंतु जल मार्ग से ज़्यादा था, जल मार्ग से व्यापार अधिक होता था। अधिक होता था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अंदर भी होता था व्यापार और बाहर भी जाता था। ठीक है, आयात निर्यात भी किए जाते थे दूसरे देशों के साथ में, दोनों होते थे। और जल मार्ग का व्यापार अधिक था, स्थल मार्ग का व्यापार कम था। कारण ये कि जल मार्ग वाले जल्दी पहुंच जाते थे, रास्ते में आसानियां थी, कोई फालतू के ऐसे बैरियर नहीं आते थे। लेकिन स्थल मार्ग में कई सारी दिक्कतें आती थी, रूट भी लंबा हो जाता था, प्लस भौगोलिक विशेषताएं ऐसी थी कि इन सारे पहाड़ी क्षेत्रों को पार करना इतना आसान नहीं होता था। तो जनरली ये स्थल मार्ग की बजाय जल मार्ग को ज़्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये आती है किन के साथ व्यापार होता था। तो सर्वाधिक व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ, सर्वाधिक व्यापार किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। ये सभ्यता है यहाँ पे, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ होता था, के साथ। ठीक है, इसके अलावा मध्य एशिया, ये मिडिल ईस्ट पूरा, मध्य एशिया और आगे तक मिस्र तथा क्रीट यूनान सभ्यता का क्षेत्र हुआ करता था, क्रीट तक व्यापार होता था। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि व्यापार वाणिज्य जो है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता था। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप भी लिख लेना, नीचे ही लिख लेते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में, इन देशों के साथ में होता था। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट कि कई बार क्या होता है ना कि जो भुगतान संतुलन होता है अर्थशास्त्र में, आपने नाम सुनाओ, भुगतान संतुलन का मतलब होता है जैसे भारत और चीन का व्यापार है। अब भारत मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए की वस्तुएं खरीदता है और 1 करोड़ रुपए की खरीदता है, मतलब 1 करोड़ रुपए हमने चीन को दिए। चीन हमारे से यूँ कहिए कि मान लेते हैं कि 50 लाख की खरीदता है, हमारे को चीन ने 50 लाख दिए और हमने वस्तुएं चीन को दी। इसमें घाटा कितना हुआ? 50 लाख का। किसको हुआ? भारत को। क्यों? क्योंकि हमने दिए 1 करोड़ रुपए हैं और लिए 50 लाख है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक शब्दावली चलती है
व्यापार जो है ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं, व्यापार की अनुकूलता और व्यापार की प्रतिकूलता। ठीक है, तो अगर घाटा हुआ तो प्रतिकूल हो गया, और अगर मुनाफा रहता है तो उसे अपन व्यापार की अनुकूलता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि व्यापार अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। मतलब ये था कि इन देशों के साथ जो व्यापार किया जाता था, इस व्यापार से निश्चित रूप से, ये पूरी सभ्यता है मेसोपोटामिया, इस व्यापार से निश्चित रूप से फायदा जो होता था वो हड़प्पा सभ्यता को होता था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का ट्रेड बैलेंस या व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है फायदे में थी, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संतुलन अनुकूल था। मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता बेचती ज़्यादा थी सामान को, खरीदते कम थे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनुकूल व्यापार। ये 4 पॉइंट तो लिखने ही है, 5वां पॉइंट आप एक और भी ऐड करोगे बहुत बढ़िया तरीके से, कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, जीविका निर्वाह नहीं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार वाणिज्य था। ठीक है, लेकिन लोगों की जीविका निर्वाह किस पे थी? कृषि पे थी। आज भारत की इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% के आसपास राष्ट्रीय आय में। कृषि 10-12% कवर करती, उद्योग 30% के आसपास कवर करते हैं। तो इस स्थिति में हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आधार व्यापार वाणिज्य था, इसलिए कई बार व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदु याद रखने हैं। ठीक है, आंतरिक बाह्य व्यापार होता था, कौन से रास्तों से होता था? मुख्य रूप से जल रास्ते से होता था, व्यापार वाणिज्य मुख्य था इस समय, और ये सारी बातें थी आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। देखिए चीन का क्या मामला था। चीन के साथ ये जो चीन की सभ्यता थी, यहाँ हमारे कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि अभी RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पिछला जो प्रोफेसर का पेपर हुआ उसमें, हालांकि अभी जो प्राथमिक की आई है उसमें उन्होंने एक ऑप्शन में ये माना है कि व्यापार होता था चीन के साथ में, लेकिन हाँ समकालिक ज़रूर थी, लेकिन व्यापार के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले। हो सकता है कि जब फाइनल की आए तो प्रश्न डिलीट कर दे, तो ऐसा भी अभी एक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको आराम से देख लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब बात करेंगे हम सबसे पहले कि हम कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया के साथ में होता था। तो इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, ये बात तो सारी हो गई। तो हम थे कहाँ पे? मैं वापस एक बार उस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो व्यापार के प्रकार हो गए विद्यार्थियों, परिवहन हो गया। ठीक है, आयात निर्यात बाद में देखेंगे। देशों की बात मैंने कह ली, सबसे ज़्यादा होता था मेसोपोटामिया के साथ में, बाकी के साथ हमें बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले। अब हम 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करेंगे किन देशों के साथ होता था, फिर इस पॉइंट पे बात करेंगे किन वस्तुओं का आयात, किन वस्तुओं का निर्यात था। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको ठीक से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, मेरे प्रयास जो है व्यर्थ नहीं जा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, अब मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। इसे अपन सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, इसे अक्कड़ सभ्यता भी कहते हैं, ईरान इराक की सभ्यता भी कहते हैं, यूफ्रेटाइटिस अर्थात दजला फरात की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैं फर्स्ट ग्रेड आपने पढ़ाई होगा विश्व इतिहास के अंदर मेसोपोटामिया के बारे में, हालांकि कोर्स में थी नहीं, तो मैं नाम लिख लेता हूँ। सुमेरियन बोलते हैं, इसे अक्कड़ सभ्यता भी बोलते हैं, इसे दजला फरात नदी की सभ्यता भी बोलते हैं,
इसे ईरान इराक सभ्यता भी कहते हैं, इसे यूफ्रेटाइटिस सभ्यता भी कहते हैं। यूफ्रेटाइटिस दजला फरात का ही नाम है, ठीक है, सारे नाम है। मेसोपोटामिया के साथ होता था। इसके कई प्रमाण हैं, इसके कई प्रमाण हैं। क्या क्या प्रमाण है, इस मैप को ढंग से देखना, आगे वाले मैप को देखिए। अब ये कुछ शहर है हमारे, एक मैप है, ये मोहनजोदड़ो का मैप है, और यहाँ से माना जाता है कि सामान रवाना होता था ओमान होते हुए और यहाँ सुमेर नगर पहुँचता था, ठीक है, सुमेर नगर पहुँचता था। तो इस सुमेर नगर के बारे में ये माना जाता है कि सुमेर बंदरगाह था और सबसे ज़्यादा सामान इस सुमेर पहुँचता था, ठीक है। और आगे देखिए, फिर सुमेर से आगे जो है वो आपके बहुत सारे स्थानों से सामान को पहुँचाया जाता था। तो इस समय सबसे ज़्यादा व्यापार मोहनजोदड़ो के साथ में होता था, और इसका पहला प्रमाण यही है कि एक सारगोन का अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। सारगोन के अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ से जो है वो इस देश से नावें आती है। किस देश से? मेलुहा से नावें आती है, मगान और दिलमुन होते हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम दिया है इस अभिलेख में, और इस क्षेत्र को जो कि मगान कहा गया है, ये निश्चित रूप से ओमान ही होगा। अभी तक विद्वान लोग कन्फ्यूजन में हैं। और तीसरा बताया दिलमुन, जो कि संभवतः बहरीन के बारे में कहा जाता है। तो इन्होंने ये बोला इस अभिलेख के अंदर, सारगोन के अभिलेख में, सारगोन के अभिलेख ने लिखा है कि मेलुहा से मगान दिलमुन होते हुए नावें आती है, इनके साथ में व्यापार होता है। तो सारगोन शासक जो था अक्कड़ वंश का, इस शासक के काल में जो अभिलेख लिखा गया, इस अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी होती है, और विद्वानों ने इस मेलुहा को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा है। पहला प्रमाण तो हमें ये मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, प्रमाणों को भी दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग हम क्या करेंगे कि मेसोपोटामिया से प्राप्त प्रमाण, से प्राप्त प्रमाण, और दूसरा हम देख लेते हैं भारत से प्राप्त प्रमाण, ठीक है, भारत से प्राप्त प्रमाण। दोनों बातें हम देखेंगे यहाँ पे कि मेसोपोटामिया से कौन सा प्रमाण मिला। तो मेसोपोटामिया से सबसे पहला प्रमाण मिला है सारगोन का लेख। दूसरा प्रमाण क्या मिला, ये जो शहर देख रहे हो आप, सेवा, कुश, है ना, उर, ये सारे के उर, किस, सेवा, जितने भी नगर आप देख रहे हो, इन ऑलमोस्ट सारे नगरों से हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है। मोहर विद्यार्थियों क्या होती है, जब पहले के समय में सामान की डिलीवरी की जाती थी तो क्या करते थे, वो सामान के ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे। और वो ठप्पा क्या होता था, एक तो सामान की गारंटी लेता था कि भाई ये सुरक्षित रूप से पहुंच गया है, पहली चीज़। दूसरा, वो ठप्पा ये बताता था कि इसका किस स्थान से ये सामग्री आई है। तो ऐसी मोहरें जो हड़प्पा की फिक्स मोहरें थी, वो मोहरें हमें मेसोपोटामिया के और किस, लगस, इन सारे शहरों से प्राप्त हुई है। तीसरा प्रमाण ये है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के कई सारे, मेसोपोटामिया के अंदर कई सारे हड़प्पा के कुछ ऐसे विशेष उपकरण, विशेष सामग्री हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। चाहे आपके तांबे का श्रमदान हो, श्रृंगारदान, वो श्रृंगार पेटी खाली हड़प्पा में ही थी, वैसी की वैसी वहाँ पे भी प्राप्त हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया से हमें 3 प्रकार के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता होगा। तो मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्यों को मैं वो अलग स्लाइड पे ले रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो मेसोपोटामिया से कौन कौन से साक्ष्य मिले। पहला साक्ष्य, सारगोन के लेख में मेलुहा किसको कहा है, सिंधु सभ्यता को। किसको कहा है, सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। कई बार यही सवाल आता है कि मेलुहा किस सभ्यता को कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारगोन के अभिलेख में मेलुहा शब्द यूज हुआ है, ठीक है। तो सारगोन के लेख में मेलुहा, मगान
ठीक है, तो संभवतः या तो ये मकरान तट होगा पाकिस्तान वाला, अथवा ओमान होगा, ओमान। ठीक है, मेलुआ, मगान तथा दिलमुन। दिलमुन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि यह हाथियों का देश है, हाथियों का देश। मेलुआ को बताया नाविकों का देश, स्वस्थ देश, स्वच्छ देश। ठीक है, हाथियों का देश, स्वच्छ देश और सूर्योदय का देश, ऐसा कहा गया है, सूर्योदय का देश। ठीक है, तो दिलमुन से व्यापार होने का प्रमाण, से व्यापार का प्रमाण। तो ये याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको मैप में चेक करना है तो आराम से कर लेना। ये मेलुआ हो जाएगा आपके, और ये मकान, और ये आपके दिलमुन, और फिर आपके यहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है, ये समुद्री रास्ते की बात हो रही है। दूसरा जो प्रमाण इन्होंने दिया वो ये दिया यहाँ पे कि दूसरा प्रमाण क्या है कि मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया के विभिन्न शहरों और किस लगस, सुमेर, नुपुर, मतलब ऐसे कई सारे शहर है, एक आधा शहर नहीं है। अपन जितने नाम लिखे उतने कम ही है। ठीक है, और किस, लगस, सुमेर, इसके अलावा हमें एक और है उमा, उमा इत्यादि शहरों से हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई है। अब हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई है, इसका मतलब साफ है कि ये लोग हड़प्पा से व्यापार करते होंगे। इससे बड़ा और इससे प्रमाणिक साक्ष्य कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ साथ उर में कुछ और भी चीज़ें मिली है। उर से हड़प्पा का कार्नेलियम हार, कार्नेलियम लाल पत्थर को कहते हैं ना, कार्नेलियम हार, ताम्र का श्रृंगारदान, ताम्र का श्रृंगारदान प्राप्त हुए। तो इससे सीधा सा लगता है कि निश्चित रूप से ये लोग आपस में व्यापार करते होंगे, क्योंकि हड़प्पा के समान ही ये सारी चीज़ें वहाँ मिलना कोई संयोग तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आपसी व्यापार ही होता होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए, एक चौथा प्रमाण हम और भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3, चौथा मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। चौथा देखिए कि ईरान के कई सारे क्षेत्र, जिसमें आपके हिसार, एक हिसार ईरान में भी है, शाही टिप, शाही टिप सुदूरवर्ती चौकी माना जाता है। ठीक है, मैं उसके कोष्टक में लिख लेता हूँ, हड़प्पा की सुदूरवर्ती चौकी। ठीक है, जलालाबाद, ठीक है, मारलिक, जलालाबाद, मारलिक स्थानों से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो ये सारे बाह्य साक्ष्य थे जिसके बेस पे हम कहते हैं कि हड़प्पा काल में निश्चित रूप से एक प्रकार से इनका बाह्य व्यापार होता होगा। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्य, ऐसी हेडिंग दे देना, मेसोपोटामिया
से प्राप्त साक्ष्य। तो मेसोपोटामिया से ये 4 मेन साक्ष्य मिले और इसको आप, उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ भारत के कौन से साक्ष्य मिले हैं। ये तो आप अच्छे से आप देख लेना। भारत में जो साक्ष्य मिले विद्यार्थियों वो मिले हैं मुख्य रूप से लोथल से, और बाकी जो बंदरगाह नगर जितने भी मिले उन सारे स्थानों से मिले हैं। तो मैं अब आ रहा हूँ अगली स्लाइड पे कि भारत से बाह्य व्यापार के साक्ष्य। भारत से बाह्य व्यापार के साक्ष्य। ठीक है, पहला साक्ष्य क्या मिला कि सभ्यता से कई बंदरगाह नगर मिले। नगर मिलना, कई बंदरगाह नगर मिले। क्या क्या मिले वो भी मैं आपको आगे लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। ये कई बार पूछ लेते हैं कौन सा बंदरगाह मिला। तो सबसे पहले देखिए, लोथल सबसे मुख्य बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और लोथल से कई सारी सामग्री विद्यार्थियों मिली है। जैसे यहाँ गोदीवाड़ा मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है, डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, और मेसोपोटामिया टाइप की मोहरें, प्रकार की मोहरें, मेसोपोटामिया की नहीं है ये, मेसोपोटामिया प्रकार की मोहर है, ध्यान रखना। मेसोपोटामिया की कोई भी मोहर हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली है, ध्यान रखना। लेकिन मेसोपोटामिया टाइप की मोहर, मतलब मेसोपोटामिया में जो मोहरें बनती थी ऐसी मोहरें जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसमें से जैसे फारस की बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर, मोहर प्रमुख है। उसको अपन कोष्टक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नाव के चित्र की मोहर। ठीक है, नाव के मॉडल, ऐसा लगता है कि नाव बनाने का या जहाज बनाने का यहाँ पे कारखाना रहा होगा। तो लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। लोथल के अलावा कौन कौन से बंदरगाह मिले हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। लोथल के अलावा विद्यार्थियों भगत राव पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, भगत राव गुजरात के अंदर है, किम सागर। ठीक है, पहले ही मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ। भगत राव के अलावा हमें मिला है प्रभास पट्टनम। ठीक है, अब प्रभास पट्टनम जो है ये आपके आया हुआ है, ये भी गुजरात में ही है, हिरण्य नदी के किनारे। ठीक है, प्रभास पट्टनम, लोथल, भगत राव, गुजरात में एक विद्यार्थियों मेघम बंदरगाह भी है। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे। तो ये चारों के चारों कहाँ पे है? ये चारों के चारों गुजरात के अंदर। इसके अलावा भी कई सारे बंदरगाह और भी है, जैसे हालांकि अभी इन पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि ये बंदरगाह थे कि नहीं थे। अलाहादीनो सिंध में आ जाता है। इसके साथ साथ में आपके बालाकोट जो कि बिदार नदी पर है, बालाकोट, बिदार नदी। ठीक है, हो सकता है नदी बंदरगाह हो ये, सॉरी बिदार नदी। इसके साथ साथ में बालाकोट के अलावा डाबरकोट, डाबरकोट। ठीक है, सुतका गेंडोर का गेंडोर, दास्क नदी, सुतका कोह। ठीक है, अब ये सारे के सारे सुतका कोह सादीकोर नदी पे था। ये सारे के सारे आपके मुख्य मुख्य बंदरगाह नगर थे। इतने सारे बंदरगाह मिलना निश्चित रूप से इस बात को प्रूव करता है कि डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रकार से कई सारे रहे होंगे, जलीय व्यापार रहा होगा और यहाँ से मेसोपोटामिया से व्यापार है वो होता होगा, ऐसा हमें मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और,
मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसी मुहरें मिली है, तो इस सभ्यता से ऐसी मुहरें भी मिली है। इसको अपन है वो एक अलग पॉइंट करके लिख लेते, पहले आप इसको आराम से लिख लो, ठीक है। कि हड़प्पा सभ्यता से कोई मेसोपोटामियन की मुहर प्राप्त नहीं हुई, मगर मेसोपोटामिया के मुहरों के चिन्ह प्राप्त हुए, चिन्ह हड़प्पा मोहरों पर मिले, हड़प्पा मोहरों पर मिले। जैसे 3 चिन्ह थे इनके मेन। एक था प्रवेश द्वार का, दूसरा था पशुओं से लड़ता हुआ आदमी, पशुओं से लड़ता हुआ आदमी, ठीक है। ये मतलब ऐसे चिन्ह हैं जो जनरली जो मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं उनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा सूत कातने का यंत्र, ये हमें हड़प्पा मोहरों के ऊपर मिलता है। और बेसिकली ये तीनों चिन्ह किसके हैं? मेसोपोटामिया की मोहरों के, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना। और ये तो थे देसी साक्ष्य, भारत के बाहर व्यापार के साक्ष्य हो गए और विदेशों के बाहर व्यापार के साक्ष्य हो गए, ठीक है। हमने ये भी देख लिया, हमने भारत के प्रमाण भी देख लिए, ठीक है। और अब लास्ट में हम देखेंगे कि किन वस्तुओं का आयात किया जाता था और किस वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, ये देख लेते हैं। फिर ये उद्योग का मैटर अपन कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है। अंत में आते हैं अपन आयात और निर्यात के ऊपर, ठीक है। आप अलग पॉइंट देख के लिखोगे, चौथा पांचवा जो भी पॉइंट है। आयात किस पे होता था, ठीक है। आयात की अगर अपन बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी वस्तुएं खरीदती थी। कई बार मछली खरीदने के प्रमाण मिलते हैं, अनाज खरीदने के प्रमाण मिलते हैं, और साथ साथ में कच्चा ऊन, रॉ मटेरियल खरीदने के हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो कच्चा ऊन हो जाएगा, साथ साथ में विद्यार्थियों चांदी हो जाएगी, चांदी खरीदने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब बात आती है निर्यात किस किस वस्तुओं का होता था। निर्यात का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बेचते क्या क्या थे, ठीक है। निर्यात क्या क्या होता था, निर्यात अधिक होगा, क्योंकि मैंने कहा ना व्यापार संतुलन जो था वो हमेशा हड़प्पा के पक्ष में रहा। बेचते थे सोना, बेचते थे तांबा, बेचते थे कार्नेलियम। कार्नेलियम होता है विद्यार्थियों लाल पत्थर। कैसा पत्थर? लाल कलर का पत्थर, ठीक है, ये बेचते थे। इसके साथ साथ क्या बेचते थे? लाजवर्द मणि, ये भी महंगा पत्थर ही है। इसके साथ साथ क्या बेचते थे? खजूर बेचते थे, ठीक है, खजूर बेचते थे। और इसके अलावा आपके कपास भी बेचते थे, ये तो यहीं से होती थी। इसके अलावा हाथी दांत की सामग्री बेचते थे, हाथी दांत सामग्री बेचते थे, ठीक है। इसके अलावा शंख भी बेचते थे, शंख हम समझेंगे उद्योगों में। इसके अलावा हाजा पक्षी का विवरण मिलता बेचने का, हाजा पक्षी भी बेचते थे, जिसमें संभवतः ये मोर होगा, ठीक है। इन सारी वस्तुओं का क्या किया जाता था विद्यार्थियों? इनका निर्यात किया जाता था, और कुछ वस्तुओं का क्या होता था? आयात होता था, ठीक है। तो हम आर्थिक जीवन पे थे, और आर्थिक जीवन पे हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट चेक कर लिए। उद्योग बचा है, तो कल हम क्या करेंगे? उद्योग पढ़ के और फिर हड़प्पाकालीन धार्मिक जीवन और कला के ऊपर बात करेंगे। कल अपना संभवतः सेकंड लास्ट लेक्चर है, परसों हड़प्पा सभ्यता पूरी हो जाएगी, ठीक है। मैंने 10 वीडियो का लक्ष्य रखा था हड़प्पा सभ्यता का, और मैंने ऐसे 10-10 दिन का लक्ष्य रख के तय कर लिया है कि 20 या 25 जनवरी को एंशिएंट इंडिया पूरा हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ आधुनिक भारत भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ वो सारे लेक्चर सेकंड पेपर के आधुनिक भारत में भी काम आएंगे। उसके बाद 30 लेक्चर और होंगे
आधुनिक भारत के जो जोड़ने के बाद है वो मैं उसको फर्स्ट पेपर हिस्ट्री आधुनिक भारत के रूप में ऐड कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप आधुनिक भारत पढ़ते रहना फर्स्ट पेपर का साथ साथ में। और निश्चित रूप से ये जो जनवरी का मिड होगा 15 से 20 जनवरी तक आपके मोबाइल में आधुनिक भारत और प्राचीन भारत ये कंप्लीट हो रखे होंगे 15-20 से, मतलब आप जनवरी मान लो, ठीक है। फिर अपने पास केवल मध्यकालीन भारत रहेगा जो कि 1 से 1.5 महीना लेता है। तो आप वीडियो के साथ साथ में चलते रहिए। मैं आपको फरवरी मार्च तक, मैंने जैसा कि बैच के स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। आप आराम से अच्छे से मेरी गति से चलते रहिए। ये गति कम नहीं है, ये गति भी बहुत है। एक वीडियो भी ढंग से देखने में 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बनाने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं, टॉपिक तैयार करना वगैरह करना। आजकल 2 वीडियो के चक्कर में कई बार वीडियो नहीं आ पाता है, क्योंकि 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो वैसे फर्स्ट पेपर ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा 20 दिसंबर के आसपास। उसके बाद में फिर हिस्ट्री के डबल वीडियो ही आएंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे क्लास हो जाती है ना, तो आप थोड़ा सा पेन बियर करना और चलते रहना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।